आर्थिक पहलू के अलावा जो पहलू बता रहे हाँ, थे उसमें आपका कहना था कि जो 85% जो कब्जा है चाइना का, उस पर कुछ आप कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि 85% जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसमें कई एलिमेंट्स हैं, आप वो सारे यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। इसके कारण उसका पूरी दुनिया में चाइना का वर्चस्व है, और इवन जापान इज बिहोल्डन टू चाइना फॉर मटेरियल। लेकिन बाकी जो 15-20% है वो इंडिया में है, वो भारत में यहाँ पे। अब उसको वो नहीं वो करना चाहता है कि इंडिया इसको ये करे, सो दे आर यूजिंग दिस विदेशी महिला। फिर ये विदेशी महिला से MOU साइन करता है, फिर ये आपका जो शहजादा है ये छुप के वहाँ मिलने जाता है। ये शहजादा आपका फिर वहाँ जाता है JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलता है। फिर शहजादा की बहन जो है वो माओइस्ट के साथ, वो यूपी सरकार में अपनी जो टूम है उसमें जितने ये छटे हुए बदमाश माओवादी हैं वो आते हैं। फिर वो अपनी जो B टीम है, ये जो दिल्ली में जो ये नालायक जो बैठा हुआ है उसके साथ हैं ये लोग। ये नालायक भी उसके, ये जो आपका केजरीवाल जो है, इसने भी सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखा था ये सरदार जी को कि आप इसको यहाँ से बाहर, दिल्ली से बाहर पोस्टिंग मत कीजिए इसको। तो ये सारा का सारा देखो, इस विदेशी महिला को ये मालूम है कि वो सही रास्ते, ये कोई एनी बसंत थोड़ी है साहब, ये कोई सिस्टर निवेदिता थोड़ी है ये। अरे ये तो एक पावर ब्रोकर है यहाँ पे हिंदुस्तान में है। उसको ये बात मालूम है कि वो सीधे साधे संस्कारी रास्ते से वो कभी रूल नहीं कर सकती है। तो जैसे अंग्रेज वो ढूंढते थे ना कि किसको स्प्लिट किया जाए, किसको डिवाइड किया जाए, किसको तोड़ा जाए, किसको ब्राइब किया जाए, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिसके साथ मिलके ये राजनीति की जा सकती, वो शुरू से ये राजनीति कर रही है। जब ये प्रधानमंत्री बनने वाली थी वो, अरे आपको याद है सर, वो जब दूरदर्शन पे वो कवर कर रहा था, जब ये कुछ 147-148 जी त्याग की देवी त्याग की देवी, तो त्याग की देवी को जब जो पूरी रोने वाली टीम थी, जी अब दिखेगा वो कैसे वो रो रहा है, वो मणिशंकर अय्यर, और कितना अंग्रेजी बोलता है, सारी अंग्रेजी उसकी बंद हो गई वहां पे, रो के अंग्रेजी बोलता है। वो क्या रेणुका चौधरी, वो कैसे आंसू बहा रही थी, वो गोविंदा ने भी वहां पर एक्टिंग पहली बार वो रियल में रोया। अब वो ये पता नहीं ये रोने वाला गैंग कहाँ चला गया, रुदाली ये लोग कहाँ चले गए, ठीक है ना। अब ये भी दोष है। और बाहर निकल के इसकी जो वो बिटिया है जो आजकल वो गैंग रखी हुई है माओवादियों का, और ये शहजादा जो ये टुकड़े टुकड़े, ये भी ऐसे मुंह बनाए हुए जैसे पता नहीं हिंदुस्तान के ऊपर कितना बड़ा कहर ढा गया, कितना बड़ा कहर, ऐसे अपना शक्ल बना के कि मतलब कि कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया हो हिंदुस्तान पे, कितना बड़ा कहर आ गया हो कि इस विदेशी महिला यहाँ की प्रधानमंत्री नहीं बनी। और सरदार जी को पूरी स्क्रिप्ट मालूम थी, तो वो तो ठहरे रियल इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ताकतें इतनी व्यापक हैं, इनकी देखो, इन्होंने, मैंने कहा ना कि दिमाग पर उनका पूरा कंट्रोल हो गया। आप तो पत्रकारिता में इतने साल रहे हैं, आपको मालूम है साहब अच्छा पत्रकार और बुरा पत्रकार कौन होता है। मैं बहुत टैलेंटेड लोगों को देखा हूँ, और उनको भी देखा हूँ जो कि बहुत टैलेंटेड, जो जिनको माना जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो उस वो पैसे लेकर वो विचारधारा के लिए कुछ भी बेचने को तैयार है, दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। ये सारे अखबार, अब कोई टिंट चला रहा है, कोई मिंट चला रहा है, कोई क्या पता नहीं, कोई क्विंट चला रहा है, मतलब ये सारी ताकतें वायरलेस हो गए, कुछ वायरलेस हो गए, कुछ फार्म हाउस में है, हरियाणा से है और फार्म हाउस में अब होली मना रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे, हरियाणा की झोपड़ी से आए और दिल्ली में फार्म हाउस बना रहे। अब यार मुझे भी इतने साल लिखते हुए हो गए, ये किसी जर्नलिस्ट की दुनिया में नौकरी की तनख्वाह इतनी हो सकती है कि कोई फार्म हाउस खरीदे। तो मैं वही
कि कह रहा हूँ कि ये यू मस्ट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द चर्च, द जिहादीज, द ये पूरा जो गठजोड़ है ये माओइस्ट का, जो इनका जो आर्थिक वो है, इनका जो आर्थिक एजेंडा है, इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है। मैंने बताया तो कि कोई ऐसा नेता नहीं है, मतलब जो कोई ना कोई, वन चीफ मिनिस्टर इन बिहार पेड देम 300 करोड़। ठीक है कि भैया इंटरफेयर मत करना इलेक्शंस में। यहाँ पे इसका शिबू सोरेना को आपको बताया, अखबारों में थी कि 15 सीट में से ये एक बार मुख्यमंत्री बना था, 8 उसमें ये था। नरसिम्हा राव की सरकार में सबसे बड़ा जो हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पूरा रिश्वत का कांड था, वो तो यही सारे के सारे दिखे थे इसमें। अब है क्या कि अब अंग्रेजी बहुत बोलेंगे ये, you don't know, it's a matter of socio-economic development and this thing, it's just tribal, the poor tribal, मतलब ये अंग्रेजी बोलेंगे। एक बात साहब थोड़ा पढ़ लेना, ये ट्राइबल बेल्ट नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइबल? क्या है ट्राइबल का मतलब? झारखंड में 3 जिले छोड़ के बाकी कोई ट्राइबल मेजॉरिटी नहीं है। 28 है ना शायद जिले वहां पे, वे 3 छोड़ के कोई ये नहीं है। लेकिन आपने क्या बना रखा है? ट्राइबल। गया में कौन से मुख्यमंत्री होगा तो ट्राइबल होना चाहिए। हाँ, वो ट्राइबल है। और इतना ट्राइबल तो ये बघेल कैसे बन गया? मुझे तो लगता है कि बिहार का डिवीजन भी इसी एजेंडे के तहत किया गया। वही मैं कह रहा हूँ कि ये ट्राइबल ये बोल के इन्होंने पूरा ये एजेंडा चलाया। लेकिन इनका एक चीज़ मैंने देखा है कि अब वही लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी की बात होती है। हमारे जो माननीय न्यायाधीश हैं, जो हमारे सिक्योरिटी प्लानर्स हैं, इस बात को वो समझें कि भाई ये एक पैन इंडियन फिनोमिनन है। वही कॉल इट रेड कॉरिडोर। अब क्या है, आंध्रा से के कार्डर्स जाते हैं वहाँ पे जहानाबाद में अटैक करने, ठीक है। आप देखिए कि लीडरशिप इनके पास है। एक ट्राइबल लीडर का आप नाम बता दीजिए पूरे इसमें। सारे आपको यहाँ आंध्रा के मिलेंगे या बंगाली मिलेंगे। वो छत्रधर महतो, जिसने वो राजधानी ट्रेन का राजधानी, वो अभी उसके ममता बनर्जी का राइट हैंड मैन है आज की डेट में। ममता बनर्जी का क्लोजेस्ट एड है। तो ये सारा जो आप, मैं बार बार कहता हूँ कि अब चर्च का आप देख लीजिए। मैंने वो इटालियन पॉलो बॉस्को की बात की, वो अपने आप को कैसे एबडक्ट करवा लिया। दूसरा एक और था, क्या क्लॉड एंजेलो ऐसे कुछ नाम था। 10 फ्रेंच टूरिस्ट दे वर गोइंग, आई टोल्ड यू कि वो जब वहाँ गए बिहार में, एंड दे वर ट्राइंग टू मीट माओइस्ट, उनको नैप किया गया, वहाँ से उनको डिपोर्ट किया गया। तो ये मेरे एक फ्रेंड थे, भारत की दूतावास में थे इटली में। तो कहते हैं कि वीज़ा लेने ये आते थे, तो मैं पूछता था क्या कितने दिन का चाहिए वीज़ा? 6 महीने का। बोले क्यों? मैं ताजमहल जाऊंगा। ठीक है, तो ताजमहल देखने में चलो 5 दिन तक ताजमहल देखोगे, फिर तो वहाँ 2-4 जगह केरला जाऊंगा, ये जाऊंगा, बाकी 4 महीने बोले उड़ीसा के जंगल में। बोले वहाँ क्या करोगे? तो मैं समाज सेवा। तुम्हारी समाज सेवा की ज़रूरत है सर? और ये जो ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी ये बात करते हैं। मेरे गांव के बगल में एक म्यूज़ियम है, एंड दैट म्यूज़ियम इज़ बेटर देन इन मेनी वेज, मे बी बेटर देन इवन पटना म्यूज़ियम। ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट में गांव है भरतपुरा। वहाँ पे मैंने 9th सेंचुरी का एक मैंने देखा है, एक ब्रॉन्ज स्टैचू है जिसमें ये दिखाया गया है कि वो बस्तर की महिला, ट्राइबल महिला, वो किताब पढ़ रही है 9th-10th। तो इनको बताओ, ये सोशियो, ये विदेशी महिला, वो विदेशी महिला से वो 9th-10th सेंचुरी में वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। सो डोंट टॉक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो सारे टर्म लॉजिक क्रिएट की गई है जस्ट टू। दूसरा डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ कि जब पूरे व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ द MHA टीम, आज से 8-10 साल पहले, तो हमने पूरे रेड कॉरिडोर का दौरा किया, और उसमें हम चीफ सेक्रेटरीज, DGPs, जो IG ऑप्स होते हैं, इनके सबसे हमने बात किया, झारखंड में, बिहार में,
यहाँ छत्तीसगढ़ में, सुकमा भी गए। एक बात सबने कही कि हमको कोई फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते सर वी आर फ्लश विथ फंड्स, हमारे पास मतलब कोई पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये परमिट ही नहीं कर रहे हैं डेवलपमेंट। वो सुकमा का कलेक्टर था, यंग लड़का था, वो सुकमा का वो कलेक्टर था, यंग लड़का था, ही वॉज एन IITian। तो वो लड़का, उसने कहा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत ये लोग छत्तीसगढ़ में, एक आप वहाँ पर एक वो है इंद्रावती नदी, तो इंद्रावती नदी इज दी एक तरह का बॉर्डर है, उस तरफ उनका लिबरेटेड जोन है और इस तरफ मतलब इन योर कंट्री, दैट वाज द सीन दैट डे। तो बोला कि सर हम राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हम बिजली ले जा रहे थे अंदर में, कोशिश की हमने, जगह जगह लोहे के पाइलन्स बनाए, वो ट्रांसमिशन लाइन। कहता है कि ये माओवादियों ने के नेताओं ने एक अजीबो गरीब एक तरीका निकाला, वो जंगल से बहुत सारा ढेर सा लकड़ी काट के पूरा एक ह्यूज स्टैक बना देते थे वो पाइलन के चारों तरफ, और फिर आग लगा देते थे जिससे वो मुड़ जाता था। तो उनका इरादा क्या था? इरादा यही था, या उनका डर ये था कि बिजली पहुंचेगी तो डेवलपमेंट होगा तो लोग टीवी देखेंगे, फिर इनकी बात कौन सुनेगा। तो ये है, आज मैं आई चैलेंज, अबूझमड़ फॉरेस्ट में मेरे से पैसे ले ले, मैं पैसे मैं अरेंज करवा दूंगा, एक स्कूल खोल के दिखा दे वहाँ पे, ये पूरे अबूझमड़ फॉरेस्ट एरिया में, और ये जो छत्तीसगढ़ का ये एरिया है। सो दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये जो आपका नालायक जो है, ये चर्च का आदमी जो विनायक सेन, ये डॉक्टर कहता है अपने आप को, आज तक इसने कोई एक पेशेंट नहीं ट्रीट किया साहब। अभी मैं पढ़ रहा था कि वहां एक और दूसरी एक ट्राइबल महिला थी, वो अभी डिस्पेंसरी चल रही है, उसका नाम है कीर्ति डोलमा, आई थिंक इफ आई करेक्टली रिमेंबर द नेम। मैंने कहा कि शर्म करो। लेकिन सिंह साहब आप जो ग्राउंड पर लड़ रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि वहाँ तो आप मैसिव ऑपरेशन कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं, कारपेट बॉम्बिंग भी कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज़, बट द पॉइंट इज दिस, दे आर मोर स्ट्रोंगर इन पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट इंटेलिजेंसिया, वेदर इट इज़ मीडिया। ये इनसे लड़ाई सरकार कैसे लड़े? जब तक ये नहीं ख़त्म होंगे तब तक ग्राउंड वाले को तो आप मार देंगे, लेकिन ये तो जिंदा हैं। और यही, जैसे आपने कहा कि एक मैगजीन ने 27 पेज का आर्टिकल लिख दिया, गांधीयन विद गन्स। अब गांधी भी कह रहे हैं और गन भी कह रहे हैं, लेकिन ये तो उसी को प्रोपेगेट, ये ग्लोरीफाई जो उसको करते हैं, ये जो टेलीविजन पे आकर के उसको जो कवरिंग फायर देते हैं, दे आर मोर डेंजरस सर। इनसे कैसे सरकार लड़ेगी? इनको कैसे एक्सपोज करा जाएगा? भाई आज कल होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि हम जड़ से नसते ना, पर ठीक है वो तो कर देंगे, लेकिन जो उनके थॉट है वो इंपॉर्टेंट है। थॉट को कैसे मारेंगे सर? देखिए, मैंने आपको बताया कि इनकी पैठ कैसी है एंड किस जरिए आया है। आई थिंक जो अंग्रेजी भाषा है वो एक मुख्य व्हीकल रहा है, मुख्य वाहन रहा है इस पूरे मतलब ये एजेंडा को प्रोपोगेट करने के लिए। अब चर्च का एजेंडा है, कौन लड़ेगा? चर्च के एजेंडा के साथ कौन लड़ेगा? आप बताइए। क्या वो सेंट स्टीफन से पढ़ा हुआ IAS ऑफिसर वो लड़ेगा चर्च के खिलाफ, या वो जज साहब जो कि इसी अंग्रेजी व्यवस्था के प्रोडक्ट है, जो रात के 4 बजे कोर्ट खोल के गौतम नवलखा को जमानत देते हैं? लिबर्टी की बात, ये जैसे गांधीयन विद गन्स की बात करते हैं, वैसे ही लिबरलिज्म, लिबर्टी, फ्रीडम की बात करते हैं। सरदार पटेल ने क्या बोला था? सरदार पटेल ने ये बात कही थी कि आपका क्रिमिनल लिबर्टी कैन नॉट ओवरराइड द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अदर्स। अब वो मुख्तार अंसारी भी कह सकता है कि मेरे को लिबर्टी चाहिए। मतलब लोग जो प्रोपोगेट कर रहे हैं, एंड बाय द वे
अब आप नेक्सस की बात करें ना, जिहाद, ये क्या है? मुख्तार अंसारी वगैरह सब ये आईएसआई के लोग हैं ये। दे आर जस्ट नॉट क्रिमिनल, दे आर पार्ट ऑफ द जिहाद। यस, दे आर पार्ट ऑफ द जिहाद। और इस जिहादी को पंजाब के जेलों में, ऐसा लोग मानते हैं, कई लोगों का मानना है कि वो वहाँ पे इतने वो आराम की ज़िंदगी या वहाँ पे इसलिए सेफ हेवन उसको मिला हुआ था क्योंकि ये जो ये विदेशी महिला की बेटी जो है, उसने वहाँ के मुख्यमंत्री को ये कहा कि इसको देखो, इसको निकलने मत देना। तो आप जिहादी, वो नेक्सस, जिहादी और माओवादी नेक्सस तो आप यही देख रहे हो। वही मैंने कहा कि जिन लोगों ने 30-40 साल इस देश पर रूल किया है, वो अगर इस देश के गद्दारों को, दुश्मनों को, नक्सलों को, आतंकियों को, भाई क्या राजीव गांधी के हत्यारे से मिलने नहीं गए थे लोग? बिल्कुल। तो राजीव गांधी किसी का पिता हो सकता है, लेकिन राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री था। इट्स नॉट ए पर्सनल मैटर कि आप जाकर के उसको मिलके के इसको छोड़ दीजिए। सर मुंह मत खुलवाइए इस पर। अगर कभी जिंदगी में कभी मुंह खोलूंगा ना तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। बात बहुत हम लोग बहुत क्या बोले, निष्ठावान रहने की कोशिश किए हैं, वरना मेरी जगह पे होता ना कोई तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे कि उस ज़माने में भी फोटोस्टैट था और वो करवा देता ना तो ये पूरी दुनिया हिल जाती। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ही सब बता देता हूँ। तो राजीव गांधी की हत्या के बारे में मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलता। चिदम्बरम को इंटरोगेट करोगे तो सब आ जाएगा। दैट्स राइट। सब बात आपको आ जाएगी। दैट्स राइट। ठीक है, और विदेशी महिला को भी। तो सेकंड, ठीक है ना। तो सर, ये आपने जो आखिरी में जो हमसे सवाल पूछा कि किस तरीके से इसको, ये अर्बन माओइस्ट को कैसे ये टैकल किया जाए, ये इनको पूरे समाज और पूरे दुनिया के सामने नंगा करो इनको। तो समाज करेगा नहीं, समाज की ड्यूटी, समाज हैज टू टेक लीड सर। समाज को इनको नंगा करो इनको। हाउ कैन यू हैव अ सिचुएशन, आपको गद्र चिरौली की मैं बात कर रहा हूँ। गद्र चिरौली में आपको मालूम है कि जब भी हथियार की एक बार उनको ज़रूरत हुई, माओवादियों के पास हथियार नहीं था। बाय द वे, उनके आधे से ज़्यादा वेपन्स जो हैं वो लूटेड है। ठीक है ना। अभी भी जो एम्बुश हुआ होगा वो सबसे पहला चीज़, वो दो काम करते हैं। सबसे पहले वो वेपन्स लूट के ले जाते हैं और अपने डेड बॉडीज़ को, वो नहीं, अपने जो कैजुअल्टीज़ हैं उनको वो इंश्योर करते हैं कि उनका हथियार भी कैप्चर नहीं हो। तो यहाँ महाराष्ट्र में क्या होता है कि पुलिस की एक सेगमेंट थी, एक उसने पूरा का पूरा एक अपने आप को कैप्चर्ड दिखाया और पूरा हथियार उनको सौंप दिया लेकर कि मुठभेड़ हुई, उसमें हम ओवर पावर्ड हो गए, हमसे कैप्चर करके ले गए। ये पूरा ये था। आपको याद है वो जयराम रमेश? या खूब अच्छी तरह से जयराम रमेश वो गया था गद्र चिरौली एज ए मिनिस्टर एंड लाइक अ बिग डॉन, मतलब वो जैसे कि कितना बड़ा वो क्या O07 या कितना बड़ा खलीफा हो, पूरा मोटरसाइकिल पे पिलियन पे गया साहब। उस एरिया में क्या मतलब किसी मंत्री को वो छोड़ देंगे ऐसे कि वो पूरा नक्सल इन्फेस्टेड एरिया में या उनके लिबरेटेड जोन में इस तरह से घुस जाए? ये सब देखो, ये पूरी नेक्सस है, समझे कि नहीं। और ये गद्र चिरौली एरिया से एक तार आती है पुणे तक, जिसमें ये पूरा एल्गार परिषद वगैरह सब है। आप समझ रहे हैं? अब मुझे तो हैरानी होती कि कौन कौन इसमें है। इवन अ पर्सन लाइक जूलियस रिबेरो, या किसी ज़माने में उनको बहुत अपराइट और अच्छा पुलिस है, वो ये रोमा विल्सन जो है उसको जो पकड़ा गया, तो इन्होंने क्या किया, माओवादी तो हैं बड़े चालाक, इनके तार वो एक रेवोल्यूशनरी मूव इंटरनेशनल IRM है, शिकागो बेस्ड है, तो इनके तार यूरोप में भी हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ग्रुप है। और ये अमेरिकन्स और यूरोपियंस क्या करते हैं कि इनको लिवरेज भी करते हैं। जब भाई आपने कुछ काम करवाना होता है ना, तब किसको खोजेंगे? इंटेलिजेंसीज क्या करती हैं? वो बदमाश, स्मगलर, गुंडा, तो यही कैटेगरी के ये लोग हैं। ठीक है। तो उसने ये आपके लिखते हैं ये रिबेरो साहब, अखबार में मैं पढ़ रहा था कि नहीं, अमेरिका के इंस्टीट्यूट ने कहा है कि ये सब गलत बात है कि उनको इसलिए पकड़ा गया है, वो साजिश बना रहा था।
राजीव गांधी टाइप असैसिनेशन करने की मिस्टर मोदी की। और फिर ये साहब के लिखते हैं कि वहाँ अमेरिका की एक फॉरेंसिक फर्म है, उसने वो कर दिया है कि नहीं ये गलत है। वो तो अपने ज़माने में जब तक रोबरे साहब रहे सारे के सारे डिसीजन उस हाँ लैब से ही हाँ ले लेते फिर तो। फिर ये वो दिशा रवि जो है उसके हाँ, भी उसमें क्या उसको भी इन्होंने जस्ट बहुत 21, हाँ जस्ट 21 हाँ गर्ल इनोसेंट, बेयरली 21 गोइंग ऑन 22। 21 ईयर ओल्ड लड़की एक जो है वो साउंड ऑफ इनोसेंट है। एक साउंड ऑफ म्यूजिक में भी ऐसा ही कुछ गाना था एक, मुझे नहीं नहीं, याद वो तो है। ठीक है सर, लेकिन 21 साल की लड़की इनोसेंट है और 21 हाँ साल का हाँ लड़का बॉर्डर पे लड़का हाँ गोली हाँ खा के मर जाता है तो वो इनोसेंट हाँ नहीं होता, उन्होंने तो उसका इनोसेंट काम नहीं। मरना है। सो दिस इज। और एक और चीज कह रहा हूँ, अरे सर प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? आपका एक्स एयरफोर्स ऑफिसर चीफ ला फॉन्टेन 2 बार माओवादियों ने उसको अपने कुर्सी से बांध दिया, उसका सारा सामान चोरी करके ले गए। ही हैड डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन आंध्र प्रदेश। एयरफोर्स चीफ को, ठीक है सर। मेरा एक फ्रेंड, उसका नाम है ग्रुप कैप्टन आर के प्रसाद। ही हैड अ रोल टू प्ले, अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। ये 26 से 11 के उसमें एयर एफर्ट जो था उस समय, वो एयर हेडक्वार्टर्स में था। उसके भाई को इन्होंने, माओवादियों ने वहाँ झारखंड से अबडक्ट कर लिया। 10 लाख रुपए मांगे, झारखंड में घूमता रहा, मतलब डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, कुछ नहीं। ही पेड 10 लाख रुपीस एंड आई रोट एन आर्टिकल ऑन दिस ऑन इंडियन डिफेंस रिव्यू। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं साहब? आपका एयर चीफ एबडक्ट हो रहा है और उसको बचाने के लिए। और मेरी आखिरी में यही है कि समाज तो कर ही रहा है ये देखिए, ये जो पूरा ये नैरेटिव चलाया गया था, ये सारा मतलब ये जिहादियों और माओवादियों द्वारा, उसको हम लोग काउंटर कर रहे हैं फैक्ट्स के साथ। लेकिन माननीय न्यायाधीश से, न्यायपालिका से मेरा यही अनुरोध है कि जब भी आपके पास कुछ ऐसे माओवादी जिहादी लेके कोई केस आए, कृपया एक नक्शा अपने सामने रखें हिंदुस्तान का, उसमें एक अच्छे आदमी से मार्किंग करवाएं, ठीक है, या डेली बेसिस में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्टों में मेंटेन करें और देखें कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रहा है। कैसे लोग केरल से उठ के जा रहे हैं कश्मीर, कश्मीर से वो कैसे जा रहे हैं वो काबुल, या केरल से वो कैसे जा रहे हैं आईसिस, अल कायदा अफगानिस्तान से कैसे वो ये होके वो आया वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का जमादीन मुजाहिदीन बांग्लादेश कैसे पहुंच रहा है वो। आप अगर ये ऐसे नक्शे बनाएंगे, रोहिंग्या चल के कश्मीर रोहिंग्या कश्मीर पहुंच रहा है। कश्मीर पहुंच गया। गद्र चिरोली, साईं बाबा दिल्ली में बैठे बैठे कैसे गद्र चिरोली से अपना एक्सटॉर्शन का पैसा वहां से मंगवा रहा है। वहां पे कुछ सलमान जुदुम का नाम का चीज होती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैसे, नंदनी सुंदर वहां कैसे पहुंच जाती है। छत्तीसगढ़ में कुछ होता है तो वो जहन्नुम में जो वो है, वो गेड़ुआ वाला जो माओवादी संत, वो कैसे वहां पहुंच जाता है, ठीक है। बॉलीवुड का एक एक्टर कैसे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आता है। पहले समाजवाद से सीधे वो नहीं, समाजवाद की पोल तो समाजवाद से विदेशी महिलावाद, और वहां से फिर वो कैसे छत्तीसगढ़ चला जाता है। तो जज साहब जब लोग ये पूरी पिक्चर ये देखेंगे तो उनको ये एहसास होगा कि इट इज नॉट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। जज साहब, you cannot deal with the relevant sections that the British have given you. You have to apply your own mind. It is an internal security problem. और जज साहब को मैं बता दूं कि जब बुरहान वानी की ये हुई थी कहाँ, कश्मीर में, एंड कश्मीर में बुरहान वानी की किलिंग हुई और पूरे कुछ 4-5 कोर्ट्स थे साउथ इंडिया में, मदुराई एक्सेट्रा, 4-5 कोर्ट जहाँ पे साइमल्टेनियस ब्लास्ट हुए। तो जज साहब लोग को थोड़ा बने कि यू शुड बी जोग्राफिकली ऑल्सो सेंसिटिव। यू इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर में ये फर्क ये करें, नहीं तो हर 2-3 साल में आपके यही होंगे। और आखिरी में देखिए, ये जो हमारे मनहास, जो हमारा
सोल्जर जो है सीआरपीएफ का, जिसको उन्होंने ले लिया। एबडक्ट किया हुआ है। आप बिल्कुल हर हालत में उसको रिस्टोर करें, उसको रेस्क्यू करें, लेकिन ब्लैकमेल ना हो। और आखिरी में, दिस इज द मोमेंट, क्रश देम वंस फॉर ऑल। खत्म कीजिए ये नौटंकी। 370 हटा दिया, क्या हो गया? इनको खत्म करो। ये आपके पास जो इतने असले हैं और इतने आपके पास एक सामग्री है, आप खत्म करो इनको। और रही बात ह्यूमन राइट्स से, तो उनके रोने या हंसने से क्या फर्क पड़ता है साहब? आज एलटीटी ने को खत्म कर दिया ना, श्रीलंकन ने कर दिया। आप रोते रहो, बड़ा हाय 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 जी, बहुत जाती हुई जी, तो ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन समस्या तो खत्म हुई ना। That's right, और that's right. आपको लोगों को टेरर से निजात तो देना है, बिल्कुल, दहशतगर्दी से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी, अगर टेररिस्ट ये केवल जिहादी नहीं है, विदेशी महिला, उसका बेटा, उसकी पुत्री, उसके सपोर्टर्स, उसके ये तो देयर इज आई टोल्ड यू अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एंड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। और अगर ये थर्ड फ्रंट की लड़ाई आप नहीं जीतेंगे, तो आपका दोनों एक्सटर्नल फ्रंट भी कोलैप्स कर जाएगा। That's right, that's right. सिंह साहब, आपने पूरी बात भी बताई, आपने कुछ सजेशन भी रखे, और सीधे सीधे सरकार को भी ये आपने कहा कि ये लड़ाई लड़ने का डिसाइसिव टाइम है, और भारत सरकार अपनी रिट को स्थापित करे, देश के लोगों का भरोसा सरकार में हो, देश की सत्ता में हो, और देश की सत्ता के प्रति लोगों में इस बात का भरोसा जगे कि कुछ चंद गुंडे, कुछ बदमाश विचारधारा के नाम पे इस देश को यरगमाल, किडनैप, हाईजैक नहीं कर सकते। सरकार इस बात को समझे कि वो 22 मरे, 40 मरे, 20 मरे, ये महत्व नहीं है, लेकिन पूरे देश की जो जिसे कह सकते हैं कि एक कलेक्टिव विल को चैलेंज किया गया है, इस चैलेंज को सरकार हेड ऑन ले और पूरी ताकत के साथ इनको क्रश करे, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशन में बैठे हों, चाहे वो गढ़चिरौली के अंदर गोली चला रहे हों, क्योंकि देश ने आपको 283 से 303 सीटें इसीलिए दी हैं कि ये जो एक लंबा सिलसिला चल रहा है, इसको समाप्त करने का बहुत समय आ गया है। मैं समझता हूं सिंह साहब, आपने बड़ी लंबाई में सारी बातों को कहा है, बहुत विस्तार में कहा है, और इसका ज़रूर इम्पैक्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर।